नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम बात कर रहे हैं दोस्तों कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी इतिहास विषय पर। कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी इतिहास विषय पर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं दोस्तों कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी इतिहास विषय पर। और ये क्या है दोस्तों, 7वीं की एनसीईआरटी इतिहास विषय पर जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये हमारा है पार्ट 2 भाग 2। इससे पहले भाग 1 में हम लोगों ने दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में संक्षिप्त में भूमिका बनाने की कोशिश की। और उसके बाद हमने जो है तो दोस्तों चैप्टर नंबर 1 को पढ़ लिया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 से आगे की बातचीत। आज दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 2, नए राजा और उनके राज्य। नए राजा और उनके राज्य। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। अध्याय 2, नए राजा और उनके राज्य। क्या सीखेंगे दोस्तों? हम सीखेंगे नए राजवंशों का उदय कैसे हुआ, है ना। राष्ट्रकूट वंश के बारे में, चौहान वंश के बारे में, चोल वंश के बारे में। और राज्यों में प्रशासन, उस टाइम पीरियड में राज्यों में प्रशासन कैसा था, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला किस रूप में थी, और कृषि और सिंचाई। और क्या देखेंगे दोस्तों, कृषि और सिंचाई को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। नए राजवंशों का उदय। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। तो दोस्तों जो हमारी 7वीं शताब्दी थी उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, कई राजवंशों का उदय हुआ। और 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि एनसीईआरटी में हमारे देश को क्या कहा गया है, उपमहाद्वीप कहा गया है। तो 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। और जो राजा लोग थे दोस्तों वो प्रायः क्या करते थे, उन्हें अपने मातहत मतलब अपने अधीन या सामंत के रूप में मान्यता प्रदान करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं। और उनसे क्या उम्मीद की जाती थी दोस्तों, कि वो राजा या स्वामी को क्या लाएं, उपहार लाएं। ठीक है दोस्तों, उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं। और उनके दरबार में क्या करें दोस्तों, हाजिरी लगाएं। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी घोषित कर देते थे। तो जब अधिक सत्ता और अधिक संपदा जो सामंत हासिल कर लेता था तो वो अपने आप को क्या कहता था कि वो महासामंत हो गया है, या महामंडलेश्वर, या पूरे मंडल का महान स्वामी अपने आप को घोषित कर देता था। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। तो कभी कभी क्या था दोस्तों, वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, ये हमारा मैप है मेडिएवल इंडिया का, उस टाइम पीरियड का। यहाँ कश्मीर, ये मुल्तान है ना, तिब्बत, कन्नौज, गुर्जर प्रतिहार है ना, परमार, इस तरह से राष्ट्रकूट, मानेसर, मान्यखेत, ये सब जगह जिसमें चोल, चेर, पांड्य हमने देखा ही था। तो ये सब क्या है दोस्तों, स्थान है, राजवंशों के स्थान है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। तो इस तरह का एक उदाहरण क्या था दोस्तों, दक्कन में जो राष्ट्रकूट था, राष्ट्रकूट वंश था, उनका भी एक उदाहरण था। शुरुआत में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। शुरुआत में राष्ट्रकूट क्या थे दोस्तों, कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे।
8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दांती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उसे युद्ध में हरा भी दिया। तो 8वीं सदी के मध्य क्या हुआ था दोस्तों, एक राष्ट्रकूट जो क्या था, प्रमुख था दंती दुर्ग, उसने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। जो उस समय के चालुक्य के जो बड़े जो है तो राजा थे, है ना, उनकी अधीनता को स्वीकार करने से उसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया और उसे युद्ध में हरा भी दिया। और जो चालुक्य शासक था उस टाइम पीरियड का, उसको क्या कर दिया दोस्तों, दंती दुर्ग ने हरा भी दिया। ठीक है दोस्तों, 8वीं शताब्दी के मध्य में। आप देखिए दोस्तों कैसे वर्ग परिवर्तन होता है। तो वर्ग परिवर्तन कैसे हुआ, विजय के बाद दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ हो सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान, सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। ठीक है दोस्तों, जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। तो इससे क्या होगा, यदि कोई याजक है जो जन्म से क्षत्रिय नहीं होगा, फिर भी वह क्षत्रिय के रूप में अपने जो है तो क्षत्रित्व को फिर से प्राप्त कर लेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। तो कुछ जो अन्य उदाहरण हैं दोस्तों, उनमें जो उद्यमी परिवार थे, जो परिश्रमी परिवार थे दोस्तों, उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। क्या किया दोस्तों, उन्होंने सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। जैसे कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। जैसे दोस्तों कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार क्या थे दोस्तों, इसके हरिश्चंद्र क्या थे दोस्तों, ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, अपने जो परंपरागत पेशे थे उनको छोड़ करके शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। और क्रमशः क्या किया दोस्तों, कर्नाटक की ओर और राजस्थान के क्षेत्र में क्या किया, अपने राज्य को सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया। कौन दोस्तों, कदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार जो हरिश्चंद्र था। ठीक है दोस्तों, दोनों ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, कर्नाटक और राजस्थान में अपने परंपरागत पेशे को छोड़ करके शस्त्र धारण करके, है ना, युद्धपूर्वक उसमें अपना क्या किया, राज्य सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं राज्यों में प्रशासन कैसे होता है। तो इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी। तो इन नए राजाओं में कईयों ने क्या किया था दोस्तों, महाराजाधिराज की, राजाओं के राजा, जिस महाराजाधिराज की ये इस तरह की क्या थी दोस्तों, उस समय उपाधियां हुआ करती थी। तो महाराजाधिराज का मतलब है राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब 3 भुवनों का स्वामी, तीनों लोकों का स्वामी, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। तो इस टाइम पीरियड के जो राजा थे वो महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती जैसी भारी भरकम उपाधियों को क्या किए दोस्तों, धारण किए। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इस तरह का, एक तरफ तो वो इस तरह का दावा करते थे दोस्तों कि वो महाराजाधिराज हैं, राजाओं के राजा हैं, त्रिभुवन चक्रवर्ती हैं, लेकिन वो क्या करते थे, अपने सामंतों के साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मण के संगठनों के साथ अपनी सत्ता साझेदारी करते थे। मतलब अपने जो है तो सत्ता में उनको भी भागीदार बनाते थे, उनको भी काम दिया करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, इन सभी राज्यों में किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इन सभी राज्यों में क्या किया जाता था दोस्तों, जो किसान होते थे, पशुपालक होते थे, कारीगर होते थे, उन सभी से क्या किया जाता था, संसाधन, रिसोर्स इकट्ठा किया जाता था। इनको अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। तो इनको अपने उत्पादों का एक हिस्सा छोड़ने के लिए, है ना, या तो मना लेते थे या तो क्या करते थे, विवश करते थे। कभी कभी
इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था। और कभी कभी क्या करते थे दोस्तों, ये जो हिस्सा होता था इसको लगान मान करके क्या करते थे दोस्तों, वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। लेकिन जो इसको प्राप्त करता था वो भूस्वामी होने का दावा करता था, इसलिए इसको कभी कभी लगान मान करके क्या करते थे दोस्तों, वसूलते थे। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। तो जो राजस्व था दोस्तों वो केवल किसानों से नहीं, है ना, व्यापारियों से भी लिया जाता था। इस तरह से दोस्तों ये हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते हैं। और ये जो संसाधन है दोस्तों, ये राजा की जो व्यवस्था होती थी, है ना, उसके लिए क्या करते थे, वित्तीय आधार बनते थे। मतलब आर्थिक जो है तो कोष में उसके जमा होते थे। जो आर्थिक ज़रूरतें होती थी राजा की, तो इसी संसाधन से राजा क्या करता था, व्यवस्था चलाता था। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। और यही जो पैसा इकट्ठा हो जाता था दोस्तों, तो इसी को क्या करते थे, इसी के द्वारा मंदिरों और दुर्गों का निर्माण कार्य भी किया जाता था। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। तो संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। आगे देखते हैं दोस्तों, राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। तो राजस्व वसूली के लिए जो पदाधिकारी थे दोस्तों, उनकी नियुक्ति राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। और प्रायः क्या होता था दोस्तों, वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। और सेना में भी क्या होता था दोस्तों, इसी तरह से होता था। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रशस्तियां और भूमि अनुदान कैसे, है ना, कैसे किया जाता था दोस्तों। तो प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते। जो प्रशस्तियां उस टाइम पीरियड की हैं दोस्तों, उसमें ऐसे ब्यौरे हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं, ये जो प्रशस्तियां हैं दोस्तों, ये हमको बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। जो उस टाइम पीरियड के शासक थे वो खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे, जैसे सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में, जैसे सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में। आगे देखते हैं दोस्तों, ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। ये विद्वान जो थे वो ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। जो अक्सर क्या करते थे दोस्तों, प्रशासन में मदद करते थे। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। और जो राजा लोग थे दोस्तों वो क्या थे, प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे। और ये क्या थे दोस्तों, ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। जो किसको दिए जाते थे दोस्तों, जो भूमि को प्राप्त करता था उसको दिया जाता था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया। तो 12वीं शताब्दी में क्या किया गया दोस्तों, एक बृहद बड़े जो है तो संस्कृत काव्य की रचना की गई, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास दर्ज हैं। जिसमें क्या है दोस्तों, जो कश्मीर है दोस्तों उसमें कौन से शासकों ने, है ना, राजाओं ने शासन किया है उसका इतिहास क्या है उसमें दर्ज है। इसे कलहड़ द्वारा रचा गया। और इसको किसने रचा दोस्तों, कलहड़ द्वारा रचा गया। कलहड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। तो ये जो कलहड़ ने कश्मीर का इतिहास लिखा था दोस्तों, तो इसमें इन्होंने क्या किया था, अपने पूरे वृत्तांत को लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों, जिन्होंने उस टाइम पीरियड को प्रत्यक्ष देखा था, उनके वर्णनों को और पहले के जो इतिहास थे, है ना, उनसे अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल भी उन्होंने किया। आगे देख लेते हैं, प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी
नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। इसलिए जो 12वीं सदी थी दोस्तों, इसके लिए ये क्या था, एक असाधारण ग्रंथ था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। धन के लिए युद्ध किया जाता था। उस टाइम पीरियड में राजा क्या करते थे दोस्तों, धन के लिए युद्ध करते थे। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे, और वे क्या करते थे, जो दूसरा क्षेत्र होता था उसमें भी क्या करना चाहते थे, नियंत्रण है ना, पाने का प्रयास करते रहते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। और गंगा घाटी में क्या था दोस्तों, एक कन्नौज नगर था जो वांछनीय क्षेत्र था, विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था, जिसको सभी प्राप्त करने की कोशिश में रहते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। तो गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक है ना, सदियों तक दोस्तों कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर के आपस में है ना संघर्षशील रहे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। तो इस लंबी जो लड़ाई थी दोस्तों, इसमें 3 पक्ष थे, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। तो इसलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में इतिहासकारों ने बताया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, शासकों के बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। शासकों ने क्या किया दोस्तों, बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। तो वो क्या करते थे दोस्तों, जो मंदिर होते थे उनको भी अपना निशाना बना लेते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे, जो क्या होते थे, कभी कभी बहुत ज़्यादा क्या होते थे, रिच होते थे। आगे देखते हैं, गजनी का सुल्तान महमूद। सुल्तान क्या है दोस्तों, सुल्तान शब्द पहले समझते हैं। तो सुल्तान क्या है दोस्तों, अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है शासक। ध्यान रखना दोस्तों, है ना, ऐसे करके आपको जो है तो बेसिक बातें, जैसे सुल्तान शब्द का क्या मतलब होता है दोस्तों, शासक, अरबी भाषा का शब्द है। ऐसा यदि आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाए कि सुल्तान शब्द किस भाषा का है एवं उसका क्या मतलब है, तो शायद बहुत सारे लोग इसमें भी भ्रमित हो जाएंगे। तो अफ़गानिस्तान के गजनी का देख लेते हैं दोस्तों। अफ़गानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया। तो उसने क्या किया दोस्तों, 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। और जो भारतीय उपमहाद्वीप था दोस्तों उस टाइम पीरियड का, तो उसके उत्तर पश्चिमी हिस्से तक इसने अपने राज्य का क्या किया दोस्तों, विस्तार किया और उस पर शासन भी किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था, और वो हर साल क्या करता था दोस्तों, भारत पर है ना उपमहाद्वीप में पर क्या करता था, भारतीय उपमहाद्वीप पर क्या करता था दोस्तों, हमला करता था, आक्रमण करता था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। और उसके जो है तो निशाने पर कौन थे दोस्तों, तो सबसे पहले उसके निशानों पर कौन थे, संपन्न जो मंदिर थे, जो रिच मंदिर थे, जिनमें गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था वो भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। और क्या हुआ दोस्तों, जो महमूद था उसने जो धन यहाँ से ले गया था वो, तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में क्या हुआ दोस्तों, खर्च हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल्बेरुनी नामक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अल्बेरुनी क्या था, अल्बेरुनी सुल्तान महमूद के शासन पीरियड से क्या था दोस्तों, संबंधित था। और उसने क्या किया था, अल्बेरुनी को क्या किया था,
उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम भी प्रदान किया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद आज भी किताबुल हिंद या तहकीक हिंद दोस्तों इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दोस्तों वहाँ पे हमने कलहड़ की राज तरंगिणी पीछे देखा था दोस्तों, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है और वो क्या था, संस्कृत भाषा में थी। आगे देखते हैं दोस्तों, चौहान वंश। तो युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। तो जो युद्ध करने वाले राजा थे दोस्तों, तो दूसरे नंबर पर कौन थे, चाहमान थे, जिनको बाद में चौहान कहा गया। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। चौहानों का शासन कहाँ पर था दोस्तों, जो वर्तमान में दिल्ली और अजमेर का आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर क्या था दोस्तों, चौहान वंश का शासन था। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। और ये जो चौहान वंश था दोस्तों, इन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने कंट्रोल एरिया का जब विस्तार करना चाहा, तो उनको पश्चिम की ओर चालुक्यों से उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से क्या करना पड़ा दोस्तों, टक्कर लेना पड़ा। ठीक है, उनसे क्या करना पड़ा दोस्तों, लोहा लेना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज था। तो जो चाहवान या चौहान थे दोस्तों, उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था दोस्तों, उसका सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय। इसको राय पिथौरा भी कहा जाता था दोस्तों। तो पृथ्वीराज तृतीय, इसको राय पिथौरा भी कहा जाता था। इसने 1168 से 1192 ईस्वी तक शासन किया, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। तो ये जो हमारा क्या था दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय था, पृथ्वीराज चौहान था, जो 1168-1192 ईस्वी तक शासन किया था। इसने क्या किया था, सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को क्या किया था दोस्तों, 1191 तराइन के प्रथम युद्ध में हरा दिया था, लेकिन दूसरे ही साल 1192 के तराइन द्वितीय युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों, इसको हार मिली थी। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं दोस्तों, उरायूर से तंजावुर तक कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। तो कावेरी डेल्टा में क्या था दोस्तों, मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। और वो क्या थे दोस्तों, जो कांचीपुरम था, वहाँ पर जो पल्लव शासक थे, उनके अंदर में वो रहते थे। उरैयार के चौल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया। तो उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने क्या था दोस्तों, ये चोल वंश का शासक था। 9वीं शताब्दी में क्या किया दोस्तों, मुट्टरियारों को हरा करके कावेरी डेल्टा पर अपना कब्जा बना लिया। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर भी बनवाया। तो तंजावुर शहर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, विजयालय ने। चोल वंशीय शासक विजयालय ने क्या किया था दोस्तों, दो महत्वपूर्ण काम किए हैं, देख लीजिए यहाँ पर। तंजावुर शहर को क्या किया, बसाया, और क्या किया, निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर भी बनवाया। ऐसे फैक्ट अक्सर करके दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है तो इनको कलेक्ट करते चलेंगे, है ना, याद करते चलेंगे, ताकि आपको जो है तो उस समय रिकॉल करने में कोई दिक्कत न हो। तो तंजावुर नामक शहर किसने बसाया दोस्तों, चौलवंशी शासक विजयालय ने। और निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर भी इसी ने बनवाया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। विजयालय के जो उत्तराधिकारी थे दोस्तों, उन्होंने अपने पड़ोसी इलाकों को जीत लिया और उनका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों, उनका राज्य, ठीक है दोस्तों, और क्षेत्रफल क्या हुआ, क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। तो जो उस टाइम पीरियड पर क्या था दोस्तों, जो दक्षिण और उत्तर के पांड्य थे और पल्लव के जो इलाके थे, तो उसको क्या किया, इस चोल साम्राज्य ने अपना हिस्सा बना लिया। आगे देख लेते हैं दोस्तों, राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है,
985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। और ये जो राजराज प्रथम था दोस्तों, ये सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है और इसी ने क्या किया था, ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया था। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया और इसने क्या किया दोस्तों, जो साम्राज्य था उसके प्रशासन में भी प्रशासन का भी क्या किया दोस्तों, पुनर्गठन किया। आगे देखते हैं दोस्तों, राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इसने क्या किया दोस्तों, राज के पुत्र जो राजेंद्र प्रथम थे दोस्तों, उसकी नीतियों को क्या किया, इसने जारी रखा और गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी क्या किया दोस्तों, हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई और ये जो अभियान थे दोस्तों, इनके लिए उसने क्या किया था, जल की सेना भी तैयार की थी। आगे देखते हैं दोस्तों, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला, ठीक है दोस्तों। तो तंजावुर और गंगई कोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए। तो तंजावुर और गंगई कोंडचोलपुरम के जो बड़े मंदिर थे, जो स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार के समान है, इनको राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम द्वारा ही बनवाया गया था। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए और ये जो चोल मंदिर थे दोस्तों, जो तंजावुर और गंगई कोंडचोलपुरम में स्थित थे, ये क्या थे दोस्तों, विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे और ये क्या थे दोस्तों, शिल्प उत्पादन के भी केंद्र थे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। तो ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि, ठीक है दोस्तों। तो इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च हो जाती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे, जैसे पुरोहित हो गए, मालाकार हो गए, बावर्ची हो गया, मेहतर, संगीतकार, नर्तक, ये सब इन सब का जो था तो वो भूमि के उपज के द्वारा इन सब का निर्वाह होता था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। तो उस टाइम पीरियड के जो दोस्तों मंदिर थे तो उनको सिर्फ क्या था, पूजा आराधना का केंद्र ही नहीं माना जाता था, ये भी माना गया है कि वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। तो मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। तो चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। तो जो चोल काल की जो कांस्य प्रतिमाएं हैं दोस्तों, वो संसार की क्या है, सबसे उत्कृष्ट, सबसे अच्छी कांस्य प्रतिमाओं में क्या होती है, उनकी गिनती होती है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई हैं। तो ये जो चोल काल था दोस्तों, इसकी जो प्रतिमाएं थी तो ज़्यादातर क्या थी, ज़्यादातर तो देवी देवताओं की ही थी, लेकिन क्या था दोस्तों, कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी क्या की गई, बनाई गई। कुछ प्रतिमाएं क्या की गई दोस्तों, भक्तों की भी बनाई गई। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया मंदिर। और अब देख लेते हैं दोस्तों कृषि एवं सिंचाई। तो इसका क्या हुआ था दोस्तों, कृषि एवं सिंचाई का विकास किस तरह से हुआ था। तो चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। तो चोलों की कई जो उपलब्धियां हैं दोस्तों, वो कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी। जो कृषि थी दोस्तों, वो क्या थी, पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं और 6वीं शताब्दी में क्या होता दोस्तों,
आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। आगे देख लेते हैं दोस्तों, कुछ इलाके क्या थे, कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। और कुछ दूसरे इलाकों में क्या किया जाना था दोस्तों, ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। और पानी को क्या करना था दोस्तों, खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का भी निर्माण किया जाना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी और कई ऐसे क्षेत्र उस टाइम पीरियड में भी थे जहाँ पर क्या था दोस्तों, साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था और कई जगह ऐसी थी दोस्तों जहाँ पर जो फसल थी उसकी सिंचाई जो है तो कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। तो कुछ जगहों पर दोस्तों सिंचाई के लिए कुएं खोदे गए थे और कुछ अन्य जगहों में क्या था दोस्तों, बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल जो है तो सरोवर मतलब तालाब बनाए गए। ठीक है दोस्तों, आगे ये देखिए हमारा क्या है, उस टाइम पीरियड का मैप है दोस्तों, चोल राज्य और उसके पड़ोसी यहाँ पे देख लो दोस्तों। ये वाला इलाका चोल है, ये वाला इलाका चेर है दोस्तों और ये वाला इलाका पांड्य है। पहले हम लोगों ने देख लिया है, ये चालुक्यों का है बेगी, है ना, ये चालुक्य, विक्रमादित्य, कल्याणी, ये बादामी, इस तरह से यादव वंश ऊपर था दोस्तों। ये कलिंग वाला इलाका है। तो इस तरह से ये क्या था दोस्तों, मैप था उस टाइम पीरियड का, परिवर्तनशील सीमाओं को ये दर्शा रहा है। ये इधर 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 जो गई है ये सीमा, तो इसको आगे देख लेते हैं दोस्तों। साम्राज्य का प्रशासन। तो किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, तो किसानों की बस्तियों को क्या कहते थे उस टाइम पीरियड में दोस्तों, तो किसानों की जो बस्तियां थी उर कहलाती थी। टर्मिनोलॉजी पर विशेष ध्यान देंगे दोस्तों, तभी जो है तो आपके जो है तो इसको पढ़ने का कुछ है ना वैल्यू निकल पाएगा, नहीं तो फिर हो गया ऐसे देखने के बाद निकल जाएंगी चीज़ें। तो किसानों की जो बस्तियां थी वो उर कहलाती थी। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी और जो सिंचित खेती थी उसके साथ ये बस्तियां क्या हुई थी दोस्तों, बहुत समृद्ध हो गई थी, रिच हो गई थी। इस तरह के लोगों के समूह को नांडू कहा जाता था और इस तरह के जो लोग थे दोस्तों उनके समूह को क्या कहा जाता था, नांडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नांडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। ग्राम परिषद और नाडू क्या करते थे दोस्तों, न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त होता था। तो ब्राह्मणों को क्या होता था दोस्तों, समय समय पर भूमि अनुदान के रूप में देती थी या ब्रह्मदेय उनको प्राप्त होता था। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। तो जो ब्रह्मदेव होता था, ब्रह्मदेव क्या था दोस्तों, भूमि का अनुदान के रूप में ब्राह्मणों का दिया जाना ब्रह्मदेव कहलाता था उस टाइम पीरियड पर। तो देख रेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। तो ये क्या था दोस्तों, ये जो सभाएं थी भूस्वामियों की, ये क्या करती थी, बहुत कुशलतापूर्वक कार्य करती थी, बहुत निपुणता से क्या करती थी दोस्तों, कार्य करती थी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। और जो इनके निर्णय थे दोस्तों वो शिलालेख पत्थर में है ना लिखे जाते थे और मंदिर के पत्थर की दीवार पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो नगरम के नाम से जो ज्ञात व्यापारियों के संघ थे दोस्तों वो भी अक्सर क्या करते थे दोस्तों, शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। तो जो ब्राह्मणों की सभा का संगठन था दोस्तों उस टाइम पीरियड पर कैसा था, इसका जो है तो सविस्तार वर्णन तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों के द्वारा क्या होता है दोस्तों, प्राप्त होता है।
आगे देख लेते हैं दोस्तों, सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इसमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए क्या कहा जाता था। तो हर समिति को क्या कहा जाता था दोस्तों, एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, एलोरा की गुफाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं दोस्तों। एलोरा की क्या है दोस्तों, ये गुफा संख्या क्या है दोस्तों, 15 का वृत्ति चित्र है जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है और ये क्या है दोस्तों, राष्ट्रकूट के टाइम पीरियड की क्या है, रचना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये क्या है, एलोरा का गुफा चित्र है जी। आगे देखते हैं दोस्तों, 400 कर। तो तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश में अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी। सबसे अधिक उल्लेखित कर क्या है दोस्तों, वेट्टी है, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। तो वेट्टी क्या होता था दोस्तों, नगद की बजाय क्या होता था, जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर था। यानी जबरन श्रम पर कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। जबरन श्रम अगर किसी से कराते थे तो वो क्या थे, कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। कदमाई किसको कहते थे दोस्तों, भू राजस्व को। ध्यान देते चलेंगे शब्दों पर, कदमाई भू राजस्व है ना। वेट्टी क्या था, जबरन श्रम के रूप में है ना लिया जाने वाला कर था। मकान की छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नागभट्ट की उपलब्धियां क्या थी दोस्तों, कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त साम्राज्य समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में है ना 6वीं के एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। ऐसा जो है तो है ना नागभट्ट प्रथम के बारे में लिखा गया है। कहाँ पर दोस्तों, ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक प्रशस्ति मिली है, उसमें संस्कृत में ऐसा लिखा है कि जो आंध्र और सैंधव, विदर्भ और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए थे, तभी जो है तो हार गए थे उनसे जब वे राजकुमार थे। आगे देखते हैं दोस्तों, उन्होंने कन्नौज शासक चक्रयुद्ध को विजित किया था और जो नागभट्ट प्रथम थे उन्होंने क्या किया था, चक्रयुद्ध को हराया था। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुर्क, वत्स, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को क्या किया था दोस्तों, पराजित किया था। तो नागभट्ट प्रथम क्या था दोस्तों, बहुत जो है तो महत्वपूर्ण मध्यकालीन शासक था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्र पत्रों का एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है और यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। तो ये जो मुहरें हैं दोस्तों ये बताती हैं कि ये क्या है, एक प्रमाणिक दस्तावेज हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। अगर किसी को भूमि दी जाती थी तो उसके साथ क्या क्या दिया जाता था। यह चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान में अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएँ, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बाबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें, ये सब क्या कर दिया जाता था दोस्तों। अगर किसी को भूमि दी जाती थी तो साथ में ये भी वहाँ पर क्या किया जाता था, बनाया जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है और जिसको यह भूमि मिलती है वह इससे क्या करता है, कर वसूली
भी कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाले कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल किया जा सकता है। वह पकी ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है। बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है और पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है। ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए नहरें बनवा सकता है। और यदि ज़रूरी हो दोस्तों तो सिंचाई के लिए क्या कर सकता है, नहरें भी बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। पानी का क्या हो दोस्तों, रख रखाव के लिए इन्होंने क्या किया था, तटबंधों का निर्माण कराने के लिए भी कहा था। आगे देखते हैं दोस्तों, ये देखिए ये गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखिए। तो जो पत्थर की प्रतिमाएं हैं है ना, उनको भी थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये पत्थर की प्रतिमाएं हैं। और ये जो छत है दोस्तों, ये क्या हो गया है, धीरे धीरे पतला हुआ है एकदम से। और ऊपर क्या है दोस्तों, गुंबज बना है। ये गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है। आगे देखते हैं दोस्तों, 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जल द्वार है। ये जल द्वार है दोस्तों तमिलनाडु का। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु द्वारा बंधा रहता है, जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों के दर प्रवाह को संचालित करता है। ठीक है दोस्तों, ये पानी के स्तर को नापने के लिए इस तरह बनाया गया था। आगे देख लेते हैं भूमि के प्रकार उस समय क्या थे दोस्तों। तो चोल अभिलेख में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। विलन बगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्रह्मादेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, साला भोग क्या था, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि दी गई थी। देवदान तिरुनमटुकनी क्या था दोस्तों, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि थी। पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। जैन संस्थानों को जो दी गई दान भूमि थी दोस्तों, तो वो क्या थी, पल्ली चंदम। आगे देख लेते हैं अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। दोस्तों सदस्य नहीं बन सकता है। इस तरह से दोस्तों जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। और जिसने क्या किया है दोस्तों, अपने और अपने संबंधियों के खाते को जमा नहीं किया है, उसको भी चुनाव उस टाइम पीरियड पर लड़ने नहीं दिया जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, दिल्ली के सुल्तान। ठीक है दोस्तों, दिल्ली के सुल्तान हम क्या सीखेंगे हम दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 दिल्ली के सुल्तान। तो दिल्ली का केंद्रीय सत्ता के रूप में उभरना, दिल्ली का दोस्तों केंद्रीय सत्ता के रूप में उभरना देखेंगे, है ना। दिल्ली के शासकों का कालक्रम क्या था, खिलजी वंश, तुगलक वंश को देखेंगे, कुछ शब्दावलियों को भी देखेंगे और मंगोल आक्रमण कैसे हुआ था ये भी दोस्तों देखते चलेंगे। तो एक एक करके देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं दिल्ली। सबसे पहले दोस्तों दिल्ली देखते हैं। दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तो दिल्ली बना कब दोस्तों, दिल्ली महत्वपूर्ण शहर बना 12वीं शताब्दी में। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। तो पहल क्या हुआ, तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली, है ना, राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। और 12वीं सदी के बीच में ही क्या था, तोमरों को अजमेर के चौहानों ने क्या किया दोस्तों, पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया।
तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली क्या था दोस्तों, वाणिज्य व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। जिन्होंने क्या किया दोस्तों, अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले गए। तो यहाँ से जो सिक्के ढाले गए जाते थे दोस्तों, उनको क्या कहा जाता था, देहली वाल कहा जाता था, जो काफ़ी प्रचलन में थे। और यहाँ पर क्या था दोस्तों, इन सिक्कों का काफ़ी प्रचलन था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 13वीं सदी के आरंभ में क्या हुआ दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत था इसकी स्थापना हुई। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तो दोस्तों दिल्ली क्या हुई, एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था। आगे देखते हैं दिल्ली के शासक। तो सबसे पहले तोमर राजवंश आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165 से ही थे। और फिर क्या था, अनंगपाल 1130-1145, फिर चौहान 1165 से 1192 तक, पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक। ये क्या था दोस्तों, दिल्ली के शासक जो राजपूत वंश से थे। तो तोमर और चौहान, सबसे पहले दिल्ली पर तोमरों का शासन था और उनको क्या किया, चौहानों ने पराजित किया था। और फिर पृथ्वीराज चौहान भी क्या हुआ था, अंततः परास्त हुआ था। और प्रारंभ में तुर्की शासक कौन कौन से थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206-1290, तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206-1210, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ये क्या था दोस्तों, 1210-1236, रजिया 1236-1240, गयासुद्दीन बलबन 1266-1287 ईस्वी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, खिलजी वंश क्या था, 1290-1320, जलालुद्दीन खिलजी 1290-1296 और अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश में दो महत्वपूर्ण शासक हुए दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों और अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी 1290-1296, अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों 1296-1316 ईस्वी। फिर तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक था दोस्तों। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक 1320-1324, 1324-51 मोहम्मद तुगलक और 1351-1388 दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। इनको दोस्तों आप लोग क्रम से एक दो बार ठीक से देख लेंगे तो ये टाइम पीरियड आपको टाइम लाइन दोस्तों याद हो जाएगी। कभी कभी दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या कर देता है दोस्तों, इन तिथि क्रम को मिलाने के लिए दे देता है। तो इसलिए इनको इन तिथि महत्वपूर्ण जो तिथि क्रम है दोस्तों, इनको जो है तो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है ना, ताकि वहाँ पर हम लोग क्या करें, मैच द फॉलोइंग में हमारे सवाल क्या हो दोस्तों, गलत ना हो। और पीएससी तो लोक सेवा आयोग दोस्तों जो होते हैं वो तो खूब जो है तो भर भर के इन सवालों को पूछते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, सैयद वंश 1414-1451 ईस्वी। खिज़्र खां था सबसे प्रमुख 1414-1421। फिर लोधी वंश आ गया था दोस्तों, इसमें बहलोल लोधी 1451-1489 ईस्वी था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी। तो दोस्तों दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी देख लेते हैं कि करके दोस्तों, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य मतलब भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है। क्या है दोस्तों, अभिलेखों से, सिक्कों से और स्थापत्य कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है। मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख एक वचन या तवारीख बहुवचन हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तो दोस्तों सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में क्या लिखे गए थे दोस्तों, इतिहास लिखे गए थे, जिसमें तारीख एक वचन के लिए और तवारीख बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, तवारीख। तो तवारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक
कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। तो तवारीख के लेखक कौन होते थे दोस्तों? सचिव होते थे या प्रशासक होगा। कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे। जो क्या करते थे दोस्तों? घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। और ये क्या करते थे दोस्तों? जो उस समय का शासक होता था, जो वहाँ का शासक होता था, उसको क्या करते थे दोस्तों? प्रशासन संबंधी सलाह भी दिया करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, तवारीख के लेखक नगरों में, तवारीख के लेखक दोस्तों नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे। तो तवारीख के लेखक क्या था दोस्तों? नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। तो जो इतिहास था तो वो सुल्तानों के लिए लिखते थे और उनसे इनाम इकराम पाने की आशा में ज़्यादातर लिखा करते थे। ये लेखक शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करते थे लेखक? शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह भी दिया करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों रजिया, रजिया के बारे में। तो रजिया कौन सी दोस्तों? 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। लेकिन वो क्या था दोस्तों? एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। सन 1240 में क्या किया गया दोस्तों? उसको सिंहासन से हटा दिया गया था। थोड़ा सा तो दोस्तों सन 1240 में क्या किया गया था? रजिया को सिंहासन से हटा दिया गया। और क्या किया गया दोस्तों? दिल्ली के शासकों का साम्राज्य देख लेते हैं दोस्तों। तो 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। मतलब दोस्तों जो गैरिसन थे, मतलब रक्षक सैनिक की टुकड़ियाँ होती थी, उनके निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से है ना दूर शायद ही कभी क्या हो? फैला रहा हो। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। शहरों से संबंध मतलब शहरों से लगा हुआ था, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण एकदम न के बराबर था, मतलब एकदम नहीं था। और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर निर्भर रहना पड़ता था। तो इसके रसद आदि के लिए क्या करते थे दोस्तों? व्यापार करते थे, कर लगाते थे या लूटमार करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। तो जो दिल्ली से दूर बंगाल और सिंध के जो सैनिक टुकड़ियों वाले शहर थे, उनका नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध तथा यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनके संपर्क के सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। तो यदि मौसम खराब हो जाता था दोस्तों, या कोई बगावत कर देता था या युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है, तो यहाँ से क्या हो जाता था? उनका संपर्क टूट जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों के से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह कर देते थे। जो क्या करते थे दोस्तों? अगर उनको जरा सी कमजोरी का आभास हो जाता था तो वो क्या कर देते थे? विद्रोह कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुई थी। तो इन सभी चुनौतियों के चलते जो सल्तनत थी दोस्तों दिल्ली की, वो बड़ी मुश्किल से क्या था? अपने आप को बचाए हुए थी। और अब देख लेते हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत को। ठीक है दोस्तों,
तो इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना क्या हुई, संस्थापन मतलब दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में भी हुआ। तो दोस्तों संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, सल्तनत की जो अंदर की सीमाएं थी दोस्तों, उनमें जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। यहाँ पे गैरीसन शहरों से मतलब है दोस्तों जहाँ पर सैनिक टुकड़ियाँ रहती थी। तो गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को और मजबूत करना क्या था, सल्तनत की भीतरी सीमा में चलाए गए अभियानों का लक्ष्य था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दो आप से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। तो जो शिकारी संग्राहक थे और जो चरवाहे थे उनको क्या कर दिया गया दोस्तों, उनके पर्यावास से जहाँ वो रहते थे है ना वातावरण में, तो उससे क्या कर दिया गया, उनको खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। और वह जो जमीन थी दोस्तों वो किसको दे दी गई, किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को इस कारण से कृषि कार्यों को प्रोत्साहन मिला। आगे देख लेते हैं दोस्तों, व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के लिए नए किले, गैरीसन शहर और शहर बनाए बसाए गए। तो गैरीसन शहर और अलग तरह के शहर बनाए बसाए गए। ठीक है दोस्तों, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के लिए किले बनाए गए, गैरीसन शहर बनाए गए और शहर बनाए बसाए गए और अनेक प्रकार के क्या हैं दोस्तों, शहर बनाए बसाए गए। आगे देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत का बाहरी विस्तार। ये तो क्या था दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का आंतरिक विस्तार था। अब बाहरी विस्तार देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत का बाहरी विस्तार। दिल्ली सल्तनत का दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। तो जो दिल्ली सल्तनत थी दोस्तों हमारी, ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के बाहरी विस्तार को। ठीक है दोस्तों, तो दिल्ली सल्तनत का दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। तो दोस्तों हुआ क्या था कि जो दिल्ली सल्तनत था दोस्तों, तो खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके ये अपने सैनिक अभियान को शुरू करते हैं और मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। और मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड पे क्या होता है दोस्तों, ये अपनी जो है तो पीक पर थे। इन अभियानों में संलग्न थे हाथी घोड़े गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ली। तो इन अभियानों में सल्तनत ने क्या किया था, हाथी घोड़ा गुलाम और जो मूल्यवान धातुएं थी उनको क्या किया सल्तनत ने अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कठोर थी और जो दिल्ली सल्तनत की सेनाएं हैं दोस्तों, उनकी शुरुआत क्या थी दोस्तों, अपेक्षाकृत कमज़ोर थी। शुरू में तो ये इनकी जो सेना थी वो बहुत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। तो जो इस का युद्ध अभियान क्षेत्र था उसके अंदर है ना आ चुका था 150 वर्ष बाद। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। और इसने क्या किया दोस्तों, शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा भी कर लिया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर भी वसूल करते थे। तो जो इनके सूबेदार थे दोस्तों, वो प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे। वो प्रशासक क्या करते थे, सूबेदार और प्रशासक क्या करते थे दोस्तों, जो मुकदमे होते थे उनमें फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से क्या करते थे, कर भी वसूलने का काम किया करते थे।
आगे देखते हैं, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था। ये तो देखने की बात थी कि इतने बड़े विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था। अब खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन कैसा था, इसको देखते हैं दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। ठीक है दोस्तों, तो जो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए, एकजुट करने के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। तो इल्तुतमिश जो था दोस्तों, वो अपने सामंतों और जमींदारों के, जो सामंत थे और जमींदार थे, उनके स्थान पर अपने क्या करता था दोस्तों, जो विशेष गुलाम था उनको सूबेदार नियुक्त करना ज़्यादा पसंद करता था। इन गुलामों को फारसी में बंदगां कहा जाता था, और ये जो गुलाम होते थे दोस्तों, इनको फारसी भाषा में बंदगां कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। और इनको किस लिए खरीदा जाता था दोस्तों, सेना में सैनिक बनाने के लिए, है ना, सैनिक सेवा लेने के लिए इनको खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। तो उनको क्या किया जाता था दोस्तों, राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था, मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। चूँकि वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास कर के उन पर निर्भर हो सकते थे। तो वो क्या थे दोस्तों, अपने मालिक पर पूरी तरह से निर्भर रहते थे, इसलिए सुल्तान भी क्या करते थे दोस्तों, उनके ऊपर विश्वास कर लेते थे और विश्वास कर उन पर निर्भर हो सकते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगां का इस्तेमाल करते रहे। तो खिलजी और तुगलक शासक क्या करते थे दोस्तों, बंदगां का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। और साथ ही क्या किया दोस्तों, उन्होंने अपने पर आश्रित जो निचले स्तर के लोग थे उनको क्या किया, ऊंचे राजनीतिक पदों पर भी बैठाते रहे इन दोनों ने, और खिलजी और तुगलक वंश के जो शासक थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। ऐसे लोगों को दोस्तों सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। और इससे क्या हुआ दोस्तों, जो राजनीतिक स्थिरता थी वो अस्थिरता में बदलने लगी। आगे देखते चलते हैं दोस्तों, गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। तो गुलाम और आश्रित जो लोग थे दोस्तों, वो अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। लेकिन वो अपने उत्तराधिकारियों के प्रति क्या रहते थे, वफादार नहीं रहते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, और जो नया सुल्तान होता था उनके क्या होते थे, अपने नौकर होते थे, खुद के नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। तो जिसका परिणाम क्या होता था दोस्तों, कि जैसे ही कोई नया शासक सिंहासन पर क्या होता था, बैठता था, तो नए और पुराने सरदार आपस में लड़ना शुरू कर देते थे। ठीक है दोस्तों, सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। और जब निचले सुल्तानों द्वारा जो निचले तबके के लोग थे उनको संरक्षण दिया जाता था, और उच्च वर्ग के जो लोग थे तो इससे क्या होता था, उनको धक्का लगता था। फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। तो जो फारसी तवारीख के लेखक हैं, जो फारसी तवारीख जो लिखी जाती थी फारसी भाषा में दोस्तों, तो उसके जो लेखक हैं उन्होंने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली सुल्तानों की क्या की दोस्तों, आलोचना की है ना, बुराई की है। आगे देखते हैं दोस्तों, पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे, और जो ये इलाके थे दोस्तों, ये क्या कहलाते थे, इक्ता कहलाते थे। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती कहे जाते थे, और इक्ता को जो संभालता था वो अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती कहलाता था। ठीक है दोस्तों, मुफ्ती कहलाता था। मुफ्ती
या इक्तादार क्या होते हैं दोस्तों? तो मुफ्ती आमिल का प्रमुख कार्य सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना था। तो ये जो मुफ्ती या आमिल या इक्तादार जो होता था दोस्तों, उसका जो मेन कार्य था वो सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना था और अपने जो इक्ते थे उनमें कानून और व्यवस्था बनाए रखना था। अपने जो सैनिक का संगठन था, है ना, उसके बीच में क्या करना दोस्तों? कानून और व्यवस्था को बनाए रखना था। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने क्या करते थे दोस्तों? इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। तो जो मुफ्ती थे क्या करते थे दोस्तों? अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। किस लिए दोस्तों? जो सैनिक सेवा देते थे उसके बदले में वेतन के लिए। ठीक है दोस्तों। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले। तो उनको जो इक्ता मिलता था वो कुछ टाइम के लिए ही मिलता था और उसके बाद उनका क्या कर दिया जाता था? स्थानांतरण कर दिया जाता था, ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों की बड़ी सख्ती से पालन होता था। तो क्या था दोस्तों? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में क्या था? नौकरी के जो कठोर नियम थे इनको बड़ी जो है तो कठोरता से, है ना, लागू किया जाता था और इनका पालन होता था। मुफ्ती आमिल लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। तो मुफ्ती जो थे दोस्तों, वो लोगों द्वारा जो एकत्रित किया गया क्या होता था दोस्तों? राजस्व होता था। उसकी रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार क्या करें दोस्तों? सैनिक रखें। ये भी ध्यान दिया जाता था दोस्तों। क्या ध्यान दिया जाता था? कि जो राज्य द्वारा निर्धारित कर था मुफ्ती उसको ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार ही क्या करें दोस्तों? सैनिकों को रखें। इसके बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। और बाद में क्या हुआ? वो जो पूरा क्षेत्र था वो फिर से क्या हुआ दोस्तों? स्वतंत्र हो गया। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है। देख लीजिए आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। देख लीजिए दोस्तों। स्टेटमेंट फर्स्ट है, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। दिल्ली के सुल्तानों की जो इक्ता प्रणाली थी वो एक प्राचीन देसी संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। देखिए दोस्तों, ये सीधा सीधा हमारी एनसीईआरटी से फ्रेम किया गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और एनसीईआरटी से अक्सर करके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, है ना, हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इसका भी रीज़न है क्योंकि गवर्नमेंट जब क्या करती है, एग्ज़ाम्स लेती है तो अपनी बुक्स से ही क्या करती है दोस्तों? क्वेश्चंस फ्रेम करती है। लगभग क्या करती है दोस्तों? अपनी बुक्स से ही क्या करती है? क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करती है। इसीलिए, है ना, गवर्नमेंट की जो बुक्स है ना, उसको क्या है, पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो इसी तारतम्य में दोस्तों एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा कि मेरे द्वारा एनसीईआरटी श्रृंखला की सीरीज दोस्तों चलाई जा रही है और इसमें हमने एक कक्षा 6वीं की क्लास 6 की दोस्तों, क्लास 6 की चारों सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और दोस्तों साइंस, ये चारों सब्जेक्ट कवर की जा चुकी हैं। आप लोग चैनल पर जा कर के इनको ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, इस छोटी सी सूचना के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें पैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी, है ना, जिसमें पैठने में क्या थी? सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया और जो स्थानीय सरदार थे वो क्या थे दोस्तों? इन क्षेत्रों पर अपने शासन को जमा लिए थे। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर ज़बरदस्ती
जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक क्या करते थे, ये जो गंगा यमुना वाला इलाका था इस पर जबरदस्ती अपना अधिकार तो कर लेते थे, लेकिन वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। अब आगे देखते हैं दोस्तों मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस आक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया। तो चंगेज खां के नेतृत्व में क्या किया था दोस्तों, 1219 में जो उत्तर पूर्वी ईरान था वहाँ के ट्रांस आक्सियाना प्रांत में हमला किया था चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने। ठीक है दोस्तों, आज वो क्या है, आज का वो आधुनिक उज्बेकिस्तान है ट्रांस आक्सियाना जो है। इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका हमला झेलना पड़ा, और इसके बाद ही क्या हुआ दोस्तों, दिल्ली सल्तनत को भी मंगोलों के हमले को, है ना, आक्रमण को क्या करना पड़ा, झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण बढ़ गया था। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों, खिलजी वंश का, और मोहम्मद तुगलक जो था दोस्तों, इनके शासनकाल के आरंभ में ही दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण बढ़ गया था, आक्रमण का खतरा बढ़ गया था। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती था। तो जब क्या था दोस्तों, जब भारी सेना हो गई तो उसका खर्च भी बढ़ा, और इस कारण से जो विशाल सेना थी इसको संभालना और उसका प्रशासन, है ना, उसके प्रशासन करना उसका भारी चुनौती बन गया। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल क्षेत्र को जीतने के अभियान की योजना बनाई। तो दिल्ली का क्या था, किसी सुल्तान ने क्या किया था दोस्तों, मंगोल क्षेत्र को जीतने के अभियान की योजना बनाई। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहीं मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। तो जो मोहम्मद तुगलक था दोस्तों, उसने क्या किया था, मंगोल क्षेत्र को जीतने के अभियान की योजना बनाई थी, और आक्रमण की योजना का ही हिस्सा था कि मोहम्मद तुगलक जो है तो मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना बना रहा था। और वहाँ पर क्या था दोस्तों, जो अलाउद्दीन खिलजी था वो बल प्रतिरक्षा पर था, वो अपने आप को क्या करना चाहता था, प्रोटेक्ट करना चाहता था। अब आगे देखते हैं दोस्तों, दिल्ली के सुल्तान, कौन कौन से सुल्तान दिल्ली पर हुए, तो देख लेते हैं दोस्तों। क्या सीखेंगे हम सीखेंगे दिल्ली का केंद्रीय सत्ता के रूप में उभरना, दिल्ली के शासकों का कालक्रम, और खिलजी वंश तथा तुगलक वंश, और कुछ शब्दावलियां, मंगोल आक्रमण। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके देखते हैं। दिल्ली का केंद्रीय सत्ता के रूप में उभरना, दिल्ली सल्तनत काल देख लेते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत काल, ठीक है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत काल। तो 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत हिंद या सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। तो 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले जो 5 वंश थे, है ना, वंश के सुल्तानों के शासनकाल को क्या कहा जाता है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, या इसी को सल्तनत ए हिंद या सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत काल, दिल्ली का सल्तनत काल। तो 1206 से 1526 ईस्वी तक। तो दिल्ली सल्तनत का काल कब से कब तक था दोस्तों, तो दिल्ली सल्तनत का काल दोस्तों 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था। और इसमें क्या था दोस्तों, 5 वंश थे, 5 प्रमुख वंश थे, है ना, देख लेंगे दोस्तों एक एक करके। 5 वंशों में सबसे पहला वंश कौन था दोस्तों, सबसे पहला वंश था गुलाम वंश, इसी को मामलुक वंश या इल्बरी वंश भी कहते हैं दोस्तों, और अंग्रेजी में इसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, चाहे आपसे गुलाम वंश पूछे, मामलुक वंश पूछे या इल्बरी वंश पूछे, आप लोग जो है तो या स्लेव डायनेस्टी पूछे तो उसके शासकों में, है ना, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 1206 1290
खिलजी वंश 1290-1320, तुगलक वंश 1320-1414, सैयद वंश 1414-1451, लोधी वंश 1451 से 1526। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रख सकते हैं गुलाम वंश जी के खिलजी, है ना, टी तुगलक और यस सैयद और एल लोधी। तो जी के टी एस एल ऐसा करके याद कर लेंगे दोस्तों, जी के टी एस एल, जी के टी एस एल। तो जी के है ना जनरल नॉलेज और टी एस एल ऐसा करके याद कर लेंगे, टी एस एल कंपनी मान लीजिएगा। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, है ना, दिल्ली सल्तनत के पांचों वंशों के नाम। और सन आप लोग याद रखेंगे, गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 और 1451 से लेकर के 1526 तक लोधी वंश का शासनकाल था। एक एक करके देखते हैं दोस्तों। तो 5 वंशों में गुलाम वंश, है ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो गुलाम वंश, प्रारंभिक इतिहासकारों ने इसे गुलाम वंश कहा क्योंकि इस वंश के कुछ शासक गुलाम रह चुके थे। तो गुलाम वंश को गुलाम वंश क्यों कहा? तो जो प्रारंभिक इतिहासकार थे दोस्तों, उन्होंने इसे गुलाम वंश कहा क्योंकि इस वंश के कुछ शासक गुलाम रह चुके थे। तो इस वंश के जो कुछ शासक थे दोस्तों, वो क्या रह चुके थे? गुलाम रह चुके थे। मामलुक वंश क्यों कहा जाता है? तो मामलुक का अर्थ है ऐसे गुलाम दास, ठीक है दोस्तों, ऐसे गुलाम या दास से है जिनके माता पिता स्वतंत्र हों, जिनके माता पिता क्या हो दोस्तों? स्वतंत्र हों। मामलुक का मतलब है कि ऐसे गुलाम या दास जिनके माता पिता स्वतंत्र हों, या ऐसे दास जिन्हें सैनिक कार्यों में लगाया जाता था, या ऐसे दास, है ना, ऐसे गुलाम जिनको सैनिक कार्यों में लगाया जाता था, तो उनको मामलुक इसलिए कहा गया। और इलबरी वंश क्या है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर इस वंश के सभी शासक तुर्कों की इलबरी जनजाति के थे। तो तुर्कों की क्या है दोस्तों? एक इलबरी जनजाति है। तो इस वंश के अधिकांश शासक, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर सभी क्या थे? इलबरी वंश के थे। इस कारण इसको इलबरी वंश भी कहा गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके संतानहीन होने के कारण उसके साम्राज्य को उसके 3 गुलामों ने आपस में बांट लिया। तो 1206 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों? मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। घटनाक्रम आप लोग याद रखेंगे। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी और उसके कारण क्या हुआ? उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण से क्या हुआ दोस्तों? उसके साम्राज्य को क्या किया? उसके 3 गुलामों ने आपस में बांट लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय राज्य क्षेत्रों पर अधिकार मिला, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों, उसको भारतीय राज्य क्षेत्रों पर क्या मिला? अधिकार मिला। आगे देखते हैं दोस्तों। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में की गई। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था दोस्तों? 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी के तराइन के युद्ध में विजय प्राप्त करने में मोहम्मद गौरी की विशेष सहायता की थी। और इसने क्या किया था दोस्तों? जो तराइन का दूसरा युद्ध था, है ना, उसमें इसने मोहम्मद गौरी को विजय प्राप्त करने में विशेष सहायता भी की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मूलतः मोहम्मद गौरी का तुर्क दास था। तो मोहम्मद गौरी का क्या था दोस्तों? तुर्क जाति का दास था, पर उसकी योग्यता देखकर गौरी ने उसे दासता से मुक्त कर दिया था। लेकिन उसकी जो योग्यता थी दोस्तों, उसको देख करके, है ना, गौरी ने क्या किया था? उसको दासता से मुक्त कर दिया था। गुलाम वंश का एक प्रमुख शासक इल्तुतमिश था। और दोस्तों गुलाम वंश का क्या था? एक प्रमुख शासक इल्तुतमिश था, जिसे 40 गुलामों का संगठन बनाया था। जिसने क्या बनाया था दोस्तों? 40 गुलामों का संगठन बनाया था, जिसे तुर्काने चिहलगानी के नाम से जाना जाता था। तो गुलाम वंश का एक जो प्रमुख शासक इल्तुतमिश था दोस्तों, उसने क्या किया था? 40 गुलामों का एक संगठन बनाया था, और उस संगठन को तुर्काने चिहलगानी के नाम से भी जाना जाता था। इल्तुतमिश ने इस संगठन की सहायता से विद्रोहियों का दमन कर गुलाम वंश की नींव को मजबूत करने का महत्वपूर्ण काम किया। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था दोस्तों? ये जो तुर्काने चहलगानी बनाया था 40 गुलामों का संगठन, तो उसकी सहायता से क्या किया था? विद्रोही जो होते थे उनका दमन कर देता था, और गुलाम वंश की नींव को मजबूत करने में, है ना, महत्वपूर्ण कार्य किया।
इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसे शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। तो इल्तुतमिश क्या था दोस्तों, पहला तुर्क सुल्तान था जिसने क्या किया था, शुद्ध अरबी सिक्के। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है यहाँ पर, क्या बन रहा है क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत का वह पहला तुर्क सुल्तान कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। तो उसमें आप लोग नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों, इल्तुतमिश। यह सिक्के दो प्रकार के थे, चांदी और तांबा। और ये सिक्के क्या थे दोस्तों, चांदी और तांबा थे। चांदी के सिक्के को टंका, जबकि तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि चांदी के टंका और तांबे के जीतल नामक सिक्के किस शासक द्वारा चलाए गए, तो वहाँ पर भी आप लोग नाम याद रखेंगे इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा को भी आरंभ किया। तो इल्तुतमिश ने क्या किया दोस्तों, सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा को आरंभ किया। दोस्तों पढ़ते समय आप लोग क्या करें, मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि पढ़ते समय आप लोग खुद से क्वेश्चन है ना बनाते चलें, अपनी प्रैक्टिस सीरीज आप खुद बनाएं। ठीक है दोस्तों, अपनी टेस्ट सीरीज आप जब स्वयं बनाएंगे तो पढ़ते समय क्या होगा, आपको जो है तो क्वेश्चंस फ्रेम होने लगेंगे, दिखने लगेंगे, एकदम सीधे सीधे क्वेश्चंस दिखने लगेंगे। तो इस तरह से इनमें क्या है दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चंस बनते हैं। अपनी मृत्यु के अंतिम दिनों में इल्तुतमिश अपने उत्तराधिकारी को लेकर चिंतित था, क्योंकि उसके सबसे योग्य पुत्र नसीरुद्दीन की मृत्यु हो चुकी थी। जो उसका योग्य पुत्र था दोस्तों नसीरुद्दीन, उसकी मृत्यु हो चुकी थी तथा उसके बाकी के पुत्र अयोग्य थे, और उसके जो बाकी के पुत्र थे दोस्तों वो क्या थे, अयोग्य थे। अतः इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। तो इल्तुतमिश ने क्या किया दोस्तों, अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा दोस्तों दूसरा इल्तुतमिश, और फिर उसके बाद उसकी पुत्री रजिया सुल्ताना क्या बनी दोस्तों, शासिका बनी। अब रजिया सुल्ताना क्या थी दोस्तों, पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। ठीक है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका के नाम से जानी जाती है दोस्तों रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की दोस्तों बेटी थी, पुत्री थी। रजिया सुल्तान 1236-1240 ईस्वी तक भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। किंतु रजिया सुल्तान के दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने से प्रायः सभी बड़े सरदार खुश नहीं थे। जो बड़े सरदार थे दोस्तों वो क्या थे, खुश नहीं थे, क्योंकि एक स्त्री को अपने शासक के तौर पर स्वीकार करना उनकी पौरुष के विरुद्ध था। ठीक है दोस्तों, तो उस टाइम पीरियड के जो सरदार थे दोस्तों वो क्या थे, रजिया सुल्ताना के दिल्ली का सल्तनत की गद्दी पर बैठने से खुश नहीं थे, और वो क्या चाहते थे, वो अपने आप को थोड़ा सा क्या करते थे दोस्तों, कमजोर महसूस करते थे, क्योंकि एक स्त्री क्या कर रही थी, उनके ऊपर शासन कर रही थी। आगे देखते हैं दोस्तों, रजिया को न केवल अपने भाइयों बल्कि शक्तिशाली तुर्क सरदारों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। राज दरबार के क्या हुआ दोस्तों, रजिया को केवल क्या हुआ, अपने भाइयों बल्कि शक्तिशाली जो तुर्क सरदार थे उनके विरोध का भी सामना करना पड़ा। क्यों भाइयों को क्यों दोस्तों, क्योंकि भाइयों को क्या मिला है ना, सुल्तान का पद नहीं मिला, और जो तुर्क सरदार थे उनका भी विरोध उसको जो है तो झेलना पड़ा। राज दरबार के सरदारों तथा स्वयं वजीर ने भी रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया। राज दरबार के सरदारों तथा स्वयं वजीर ने भी रजिया के विरुद्ध क्या कर दिया दोस्तों, षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया। किंतु रजिया एक योग्य शासिका थी, लेकिन रजिया क्या थी दोस्तों, एक योग्य शासिका थी, तथा उसने पुरुष वेशभूषा धारण करते हुए अपने शासन का संचालन किया। पुरुष वेशभूषा धारण करते हुए क्या किया दोस्तों, अपने शासन का संचालन रजिया ने किया। रजिया के विरुद्ध सबसे पहला संगठित विद्रोह सरहिंद के शासक अल्तुनिया ने किया। तो रजिया के विरुद्ध पहला संगठित विद्रोह अल्तुनिया ने है न किया, जो कि सरहिंद का शासक था, जिसमें रजिया पराजित हो गई। किंतु 1240 ईस्वी में रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली। तो जब रजिया क्या हुई दोस्तों, रजिया अल्तुनिया से पराजित हुई तो क्या हुआ, अल्तुनिया ने उसको बंदी बना लिया। और क्या हुआ, तब उस टाइम पीरियड पर रजिया ने क्या किया कि ऐसा करते हैं, उस टाइम पीरियड पर दोस्तों रजिया ने क्या किया, अल्तुनिया से फिर विवाह कर लिया।
और उसे अपने पक्ष में कर लिया, और उसको क्या कर लिया दोस्तों, अपने पक्ष में कर लिया। किंतु कुछ ही समय बाद भटिंडा से दिल्ली जाते समय, लेकिन कुछ ही समय बाद क्या हुआ दोस्तों, भटिंडा से दिल्ली जाते समय हरियाणा के कैथल के समीप कुछ डाकुओं ने रजिया और उसके पति अल्तुनिया की हत्या कर दी। रजिया और उसके पति अल्तुनिया की क्या कर दी गई दोस्तों, हत्या कर दी गई। कहाँ कर दी गई दोस्तों, भटिंडा से दिल्ली जाते समय हरियाणा के कैथल के समीप कुछ डाकुओं द्वारा। इसके बाद गुलाम वंश के सबसे प्रसिद्ध सुल्तान के रूप में बलबन का नाम आता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बलबन किस वंश से संबंधित है, बलबन संबंधित है गुलाम वंश से। बलबन संबंधित है दोस्तों गुलाम वंश से। अक्सर करके एग्जाम्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और बलबन को तुगलक वंश का मार करके, है ना, अपने को आंसर को क्या कर लेते हैं, गलत कर लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग दोस्तों, गुलाम वंश का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान जो था वो बलबन था। इसने 1266 से 1286 तक दिल्ली सल्तनत के शासक का पद संभाला। बलबन भी एक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। बलबन क्या था दोस्तों, एक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था, जिसने न केवल मंगोलों के विरुद्ध विद्रोह का दमन किया बल्कि राजपूतों के विरुद्ध भी कई सफल संघर्ष किए। तो इसने क्या किया दोस्तों, इसने मंगोलों के विद्रोह को दबाया और राजपूतों के विरुद्ध भी कई सफल संघर्ष किया। इस तरह से दोस्तों आगे देख लेते हैं। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। बलबन क्या था दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने स्वयं को खलीफा मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि। बलबन ने क्या किया, दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन फिर बन रहा है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने स्वयं को खलीफा ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया। 4 नाम आपको दिया रहेगा, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तुनिया। तो ऐसा करके आपको याद रखना है, बलबन ने स्वयं को खलीफा घोषित किया, ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया तथा सिक्कों पर खलीफा शब्द भी अंकित करवाए। 1286 में बलबन की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी के तौर पर कैकूबाद ने दिल्ली सल्तनत की गद्दी को संभाला। तो इसका जो है तो बलबन का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों, कैकूबाद था। इसने क्या किया, दिल्ली सल्तनत की गद्दी को संभाला। लेकिन ये क्या था दोस्तों, किंतु 1290 में जलालुद्दीन ने कैकूबाद की हत्या करके गुलाम वंश को समाप्त कर दिया। लेकिन जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था दोस्तों, उसने क्या किया, 1290 में कैकूबाद की हत्या कर दी और गुलाम वंश को समाप्त कर दिया तथा खिलजी वंश की स्थापना की। गुलाम वंश को समाप्त करके दोस्तों इसने क्या किया, खिलजी वंश की स्थापना की। आगे देख लेते हैं दोस्तों, 5 वंशों में हमने देखा गुलाम वंश, मामलुक वंश, सिल्वरी वंश, है ना, इसको देख लिया। अब खिलजी वंश देखते हैं दोस्तों। तो खिलजी वंश 1290-1320 तो खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत में दूसरा शासक परिवार था। खिलजी वंश क्या था दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में दूसरा शासक परिवार था। खिलजी वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1290-1320 ईस्वी तक राज किया। तो खिलजी वंश का टाइम पीरियड कितना था दोस्तों, 1290 से 1320 ईस्वी। हालांकि खिलजी कबीला लंबे समय से अफगानिस्तान में बसा हुआ था। जो खिलजी कबीला था दोस्तों, ये क्या था, अफगानिस्तान में, है ना, ज़्यादा टाइम से, लंबे समय से क्या था, बसा हुआ था। लेकिन अपने पूर्ववर्ती गुलाम वंश की तरह यह भी मूलतः तुर्किस्तान का था। और जो ये क्या था दोस्तों, खिलजी वंश था, ये भी क्या था, मूलतः तुर्किस्तान का ही वंश था। गुलाम वंश के अंतिम शासक की हत्या तथा खिलजी वंश की स्थापना को इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो गुलाम वंश के अंतिम शासक की जब कैकूबाद की हत्या होती है और खिलजी वंश की स्थापना होती है, तो इसको क्या किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। जलालुद्दीन खिलजी के काल में ही पहली बार मुसलमानों ने दक्षिण भारत देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में आक्रमण किया। तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही क्या था, पहली बार मुसलमानों ने दक्षिण भारत के देवगिरी पर क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में आक्रमण किया। अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। और जो अलाउद्दीन था दोस्तों, वो कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का क्या था दोस्तों, भतीजा था। अपने चाचा की हत्या कर अलाउद्दीन ने स्वयं को दिल्ली सल्तनत का शासक घोषित कर दिया। और अलाउद्दीन ने क्या किया दोस्तों, अपने चाचा की ही हत्या कर दी और स्वयं को दिल्ली सल्तनत का शासक घोषित कर दिया। अलाउद्दीन पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो दक्षिण भारत तक
अपने शासक का विस्तार करने वाला दक्षिण भारत तक अपने शासन का विस्तार करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था दोस्तों? तो पहला मुस्लिम शासक कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन था। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका 6 वर्षीय छोटा पुत्र शिहाबुद्दीन उमर खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। 1316 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों? अलाउद्दीन की भी मृत्यु हो गई और उसका जो 6 साल का छोटा बेटा शिहाबुद्दीन उमर खिलजी था वो दिल्ली का सुल्तान बना, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के संरक्षण में दिल्ली का शासन संभाला। तो उस समय अलाउद्दीन का सेनापति कौन था दोस्तों? मलिक काफूर था। और उसी की देखरेख में क्या हुआ, जो शिहाबुद्दीन उमर खिलजी था 6 साल का छोटा जो है अलाउद्दीन का छोटा बेटा, तो उसने क्या किया, दिल्ली का शासन संभाला। किंतु महज 1 महीने के भीतर अलाउद्दीन के दूसरे पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या कर दी। सेनापति जो था दोस्तों मलिक काफूर की हत्या कर दी गई तथा छोटे भाई की जगह खुद दिल्ली का सुल्तान बन गया। और छोटे भाई की जगह पर क्या हुआ दोस्तों, ये खुद जो है तो दिल्ली का सुल्तान बन गया। कौन दोस्तों? अलाउद्दीन का दूसरा पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसने क्या किया दोस्तों, मलिक काफूर जो सेनापति था जिसके संरक्षण में शिहाबुद्दीन उमर खिलजी क्या था, सुल्तान बना था, है ना, तो उसकी ही हत्या कर दी सेनापति की और क्या किया, खुद को दिल्ली का सुल्तान बना लिया। अब क्या हुआ दोस्तों, कुतुबुद्दीन खिलजी क्या था दोस्तों? कुतुबुद्दीन खिलजी जो था दोस्तों भोग विलासी प्रवृत्ति का था, भोग विलास पर ज़्यादा ध्यान देता था। अतः नासिरुद्दीन खिलजी इस वंश के अंतिम शासक के रूप में सुल्तान बना। और क्या हुआ, इसलिए जो नासिरुद्दीन खिलजी था वो इस वंश का अंतिम शासक के रूप में सुल्तान बना। अंतिम खिलजी शासन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की उसके प्रधानमंत्री खुसरो खान ने 1320 में हत्या कर दी। तो अंतिम खिलजी शासक जो था दोस्तों कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की क्या कर दी, उसके प्रधानमंत्री खुसरो खां। खुसरो खां कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का प्रधानमंत्री था और उसी ने क्या कर दिया, 1320 में उसकी हत्या कर दी। और बाद में तुगलक वंश के प्रथम शासक गयासुद्दीन बलबन ने खुसरो खां नासिरुद्दीन खुसरो शाह से गद्दी छीन ली तथा तुगलक वंश की स्थापना हुई। गद्दी छीन ली तथा तुगलक वंश की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, तो बाद में क्या हुआ, तुगलक वंश के प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां नासिरुद्दीन खुसरो शाह से क्या किया, दिल्ली की गद्दी को छीन लिया और तुगलक वंश की क्या की दोस्तों, स्थापना की। किसने स्थापना की दोस्तों? नासिरुद्दीन खुसरो शाह, गयासुद्दीन तुगलक। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अब हमारा है अगला वंश तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक एक शक्तिशाली व महत्वाकांक्षी शासक था। उसने दक्षिण में अपना नियंत्रण स्थापित किया था। गयासुद्दीन ने सल्तनत शासकों में से सबसे पहले नहरों का निर्माण कराया। तो सबसे पहले सल्तनतकालीन शासकों में सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाने वाला है ना शासक कौन था या सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है दोस्तों, इसने क्या किया था, सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं दोस्तों, उसके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना डाक व्यवस्था की स्थापना भी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सल्तनत काल का वह कौन सा शासक था, है ना, जिसके शासनकाल में डाक व्यवस्था की स्थापना की गई? तो गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक ने ही क्या किया था दोस्तों, डाक व्यवस्था की स्थापना भी की थी। सर्वप्रथम क्या किया गया था दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही डाक व्यवस्था की स्थापना की गई थी। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना। 1325 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक क्या होता है, तुगलक वंश का शासक बनता है। वह गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा पुत्र था। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था दोस्तों, ये क्या था, गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा पुत्र था। और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्कन यात्री इब्न बतूता, ठीक है दोस्तों, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दोस्तों मोरक्को एक देश है दोस्तों, उसका यात्री यूरोपीय देश है दोस्तों, इसका यात्री क्या था, इब्न बतूता आया था। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कई रचनाएं लिखी। और उसने क्या किया दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कई रचनाएं रची। और मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल व कांसे की मुद्रा जारी की थी।
ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। तो पीतल और कांसे की मुद्रा ये चलाया था, और चांदी और तांबे की मुद्रा किसने, उसने चलाया था। यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल एवं कांसे की मुद्रा जारी की थी, जबकि इल्तुतमिश ने क्या किया था दोस्तों, चांदी और तांबे की मुद्राएं जारी की थी। चांदी के टंका और तांबे के जीतल नामक मुद्राएं किसने दोस्तों, इल्तुतमिश ने जारी की थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक कौन था दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का शासक बना। फिरोज शाह तुगलक ने अपने राज्य में गैर मुस्लिमों से जजिया नामक कर वसूल किया। तो फिरोज शाह तुगलक वह शासक था दोस्तों जिसने क्या किया, अपने राज्य में गैर मुस्लिमों से जजिया नामक कर को वसूल किया। ठीक है दोस्तों, तो गैर मुस्लिमों से जजिया नामक कर वसूल करने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था। आगे देखते हैं दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष आरंभ हुआ। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक की भी जब मृत्यु हो गई तो दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ, उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध जैसी संघर्ष जैसी स्थिति प्रारंभ हुई। 1394 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का शासक बना। वह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तो नासिरुद्दीन महमूद क्या था दोस्तों, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके काल में दिल्ली सल्तनत का पतन हो चुका था, और इसके काल में क्या हुआ था दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत थी उसका पतन हो चुका था, और इसका बेटा, इसका क्षेत्र जो था दोस्तों वो बहुत ही सीमित था, कम एरिया में था। अगला हमारा वंश है दोस्तों सैयद वंश। क्या है दोस्तों, सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। देख लेते हैं दोस्तों इसको भी। तो इस वंश का आरंभ तुगलक वंश के अंतिम शासक महमूद तुगलक की मृत्यु के पश्चात खिज खां 1414 ईस्वी में, खिज खां द्वारा 1414 ईस्वी में किया गया। खिज खां ने तुगलक वंश के पश्चात सैयद वंश की स्थापना की। खिज खां ने क्या किया दोस्तों, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना की थी। किसने दोस्तों, खिज खां ने तुगलक वंश के बाद क्या किया था दोस्तों, सैयद वंश की स्थापना की थी। सैयद वंश की दोस्तों स्थापना किसने की, खिज खां ने की। ठीक है दोस्तों, सैयद वंश को मोहम्मद गौरी का ही वंशज माना जाता है, और जो सैयद वंश है दोस्तों उसको किसका वंशज माना जाता है, मोहम्मद गौरी का ही वंशज माना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला वंश है हमारा लोधी वंश। ठीक है दोस्तों, अगला वंश कौन सा है, लोधी वंश है। तो सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था, जिसने 1451 में बहलोल लोधी के पक्ष में अपनी सत्ता को त्याग दिया था। लोधी वंश भारत का प्रथम अफगान वंश था, और लोधी वंश क्या था दोस्तों, भारत का पहला अफगान वंश था, पहला अफगानी है ना वंश कौन था दोस्तों, लोधी वंश था। बहलोल लोधी के बाद इसका पुत्र सिकंदर लोधी दिल्ली का सुल्तान बना। और क्या हुआ दोस्तों, बहलोल लोधी जो था उसके बाद इसका बेटा सिकंदर लोधी दिल्ली का क्या बना दोस्तों, सुल्तान बना। और सिकंदर लोधी अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए प्रसिद्ध था। तो सल्तनत कालीन कौन सा शासक अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए प्रसिद्ध था, तो वो था सिकंदर लोधी। इसने कई मंदिरों को नष्ट किया तथा हिंदू त्योहारों को मनाने पर भी रोक लगाई। इसने सिकंदर लोधी क्या था दोस्तों, मंदिरों को नष्ट करता था और हिंदू त्योहारों को मनाने पर भी क्या करता था, रोक लगाता था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। दोस्तों लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, इब्राहिम लोधी था। 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर से इब्राहिम लोधी पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है दोस्तों, तो 1526 ईस्वी में क्या हुआ, मुगल शासक बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया और मार डाला। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। युद्ध में मरने वाला भारत का प्रथम मुस्लिम शासक इब्राहिम लोधी ही था। ठीक है दोस्तों, तो युद्ध में मरने वाला भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था दोस्तों, इब्राहिम लोधी ही था। इसी के साथ लोधी वंश तथा दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। और इसी के साथ क्या हुआ दोस्तों, जो लोधी वंश था वो भी और साथ में दिल्ली सल्तनत दोनों का क्या हुआ दोस्तों, अंत एक साथ हो गया। और अब क्या बना दोस्तों, गुलाम वंश के शासकों का क्रम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या था दोस्तों, फैक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, फैक्ट बहुत जरूरी है। तो वंश, गुलाम वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, याद कर लीजिए। खिलजी वंश संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक। सैयद वंश खिज खां संस्थापक। और लोधी वंश बहलोल लोधी संस्थापक। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, ताकि
आप लोगों को याद ही हो जाए। तो गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक वंश संस्थापक गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक, और सैयद वंश खिज खां, लोधी वंश बहलोल लोधी। इस तरह से आप संस्थापकों के दोस्तों नाम और वंश याद रखेंगे। फैक्ट में देख लेते हैं, इनमें से 4 वंश मूलतः तुर्क थे, जबकि अंतिम वंश लोधी अफगान था। तो 4 वंश क्या थे दोस्तों, तुर्क के थे, है ना, तुर्की के थे, जबकि अंतिम वंश क्या था दोस्तों, लोधी अफगान था। दिल्ली सल्तनत काल की समाप्ति 1526 में मुगल शासक बाबर से इब्राहिम लोधी पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। इसी के साथ लोधी वंश तथा दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। तो समाप्त कैसे हुआ दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल की समाप्ति कैसे हुई, तो 1526 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों, जो मुगल शासक था बाबर था, उसने क्या किया, इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया, है ना, युद्ध में क्या किया, हरा दिया। और उस युद्ध में क्या हुआ, इब्राहिम लोधी लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त कर गया। और इसी के साथ क्या हुआ, लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत दोनों का क्या हुआ दोस्तों, अंत हो गया। और दिल्ली सल्तनत काल की सामाजिक व्यवस्था को भी देख लेते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत काल की सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। धार्मिक आधार पर समाज का वर्गीकरण था। हिंदुओं की सामाजिक संरचना में कोई बदलाव नहीं था। पर्दा प्रथा का प्रचलन था। उच्च वर्ग की महिलाएं कम स्वतंत्र थी। तो दिल्ली सल्तनत की जो सामाजिक व्यवस्था थी दोस्तों, सोशल स्ट्रक्चर था, उसमें से पहला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, पहला पॉइंट है धार्मिक आधार पर समाज क्या था, वर्गीकृत था। समाज में क्या था, धर्म को आधार बना करके वर्गीकरण किया गया था। हिंदुओं की सामाजिक संरचना में कोई बदलाव नहीं था। और जो हिंदू थे दोस्तों, उनकी सामाजिक संरचना में कोई बदलाव नहीं था। ये पॉइंट नंबर 2 है। तीसरा था दोस्तों, पर्दा प्रथा प्रचलित थी, मतलब स्त्रियां क्या करती थी दोस्तों, पर्दा करती थी। उच्च वर्ग की महिलाएं कम स्वतंत्र थी। और जो रिच लोग थे दोस्तों, जो उच्च वर्ग था, है ना, एलीट क्लास था, वो उसकी महिलाएं क्या थी दोस्तों, कम स्वतंत्र थी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, निम्न वर्ग की महिलाएं अधिक स्वतंत्र थी। सती प्रथा और विधवा विवाह प्रतिबंधित था। विधवाओं का उनके पति की संपत्ति में अधिकार था। विधवाओं का क्या था दोस्तों, पति की संपत्ति में अधिकार उस टाइम पीरियड पर भी था। हिंदुओं एवं मुसलमानों के मध्य सांस्कृतिक अंतराल था, है ना, उनकी जो कल्चर थी दोस्तों वो अलग थी। और मुसलमानों की, हिंदुओं की क्या थी दोस्तों, रीति रिवाज कस्टम्स अलग थे, और मुसलमानों के क्या थे, रीति रिवाज कस्टम अलग थे। दिल्ली सल्तनत काल की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी दोस्तों, तो इसी काल में व्यापार में वृद्धि हुई, मुद्रा प्रणाली प्रचलित थी। तो व्यापार में वृद्धि, मुद्रा प्रणाली प्रचलित थी। प्रमुख मुद्रा चांदी का टंका था। सड़कें क्या थी, अच्छी थी। ठीक है दोस्तों, सड़कें क्या थी, अच्छी थी। धातु कागज वस्त्र उद्योग विकसित अवस्था में थे। विदेशी आयात केवल वस्त्रों का होता था, और निर्यात हांसी दांत और मसाले का होता था। चीन व पश्चिम एशिया के साथ विदेशी व्यापार होता था। आगे देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत काल की कृषि व्यवस्था, है ना, एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था, है ना, दिल्ली डायनेस्टी का। तो किसानों को भूमि पर स्वामित्व नहीं था, है ना। सबसे छोटे किसान बलाहार कहलाते थे। तो जो सबसे छोटा किसान होता था वो क्या कहलाता था, बलाहार कहलाता था। धनी किसान के वर्ग में खुद मुकद्दम और चौधरी आते थे। तो जो क्या था दोस्तों, धनी किसान के वर्ग थे उसमें खुद आते थे, मुकद्दम आते थे और चौधरी आते थे। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ऊपर राजा, रणका और रावत होती थे। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो सबसे ऊपर होता था तो उसमें राजा, रणका और रावत होते थे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, कुएं सिंचाई के मुख्य साधन थे। तो दिल्ली सल्तनत में क्या था दोस्तों, सिंचाई के प्रमुख साधन क्या थे, कुएं थे। कुओं से सिंचाई की तकनीक गियर साकिया प्रणाली। तो साकिया प्रणाली दिल्ली सल्तनत की है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। कुओं से सिंचाई की तकनीक प्रणाली गियर साकिया क्या थी, दिल्ली सल्तनत में प्रचलित थी। और 14वीं सदी में नहर सिंचाई विकसित हुई। और 14वीं शताब्दी जो थी दोस्तों, उसमें नहर सिंचाई विकसित हुई थी। गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। तो नहरों का निर्माण किसने करवाया था, गयासुद्दीन तुगलक क्या था, प्रथम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने नहर का निर्माण कराया। आगे देखते हैं दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने
नहर का निर्माण कराया। गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने नहर का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई कर प्रारंभ किया। हा के सर्ब, सिंचाई कर हा के सर्ब लगाने वाला सुल्तान कौन था दोस्तों? फिरोज तुगलक था। सल्तनत काल में रबी और खरीफ दोनों फसलें उगाई जाती थी। सल्तनत काल में दोस्तों रबी और खरीफ दोनों प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। आगे देखते हैं दोस्तों दिल्ली। ये तो हम लोगों ने थोड़ा सा दोस्तों देख लिया है ना। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं और इससे आगे की बातचीत है ना नेक्स्ट पार्ट में करेंगे दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय।